सीएम सिटी करनाल में हम मिले एक ऐसे चैंपियन से जिसने पोलियो के सामने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करके स्विमिंग और तलवारबाजी सीखी। और सिर्फ सीखी ही नहीं, दुनिया भर में अपने खेल का प्रदर्शन भी किया और मेडल जीते। अपनी जीत का जिक्र करते हुए मनोज के चेहरे पर फक्र दिखता है, लेकिन जब बात आर्थिक हालत और सरकारी सहयोग की आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेबीटी, सीटेट, एचटेट क्लियर कर चुके मनोज को वादा तो सभी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं ने किया, लेकिन वो वादे सिर्फ झूठे ही रहे, रोजगार किसी ने भी नहीं दिया। सर, मैं जानना चाहूँगा आपने कब स्विमिंग करना शुरू किया था? स्विमिंग मैंने 1999 में शुरू की थी। 1998 में मैंने विशाखापट्टनम से टांगों को पोलियो का ऑपरेशन करवाया था। तो डॉक्टर ने वहाँ पर मुझे सलाह दी थी कि भी स्विमिंग करने से मतलब कुछ आराम मिल सकता है। तो 1999 में मैंने करनाल के करण स्टेडियम में स्विमिंग स्टार्ट की थी। लेकिन वहाँ पर पाँव तो पानी में नहीं चल पाए, लेकिन हाथ चलने लग गए। कितना वक्त लगा आपको ठीक से स्विमिंग सीखने में, और कौन थे जो लोग आपको सिखा रहे थे? ठीक से स्विमिंग सीखने में तो थोड़ा टाइम लगा मुझे, 1-2 साल का टाइम लगा था। तो पहले तो मैं ट्यूब लेकर पानी में उतरा था और ट्यूब को पकड़ के रखता था हाथों से और पाँव चलाने की कोशिश करता था, लेकिन पाँव चले नहीं। तो फिर मेरे भाइयों ने भी काफ़ी कोशिश की मुझे स्विमिंग सिखाने की। ख़ास तौर पर मेरे जो छोटे भाई हैं राकेश, उन्होंने मुझे पहली बार हाथ चलाने सिखाए थे पानी में। वो मेरे बिल्कुल पास में रहते थे और मुझे हौसला देते रहते थे कि भाई 2 हाथ 3 हाथ जितने भी मार सकते हो उतने हाथ मारने की कोशिश करो, अगर आप डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा। उस वक्त कितना उम्र था आपका? उस वक्त 18-19 साल की उम्र रही होगी मेरी। उस वक्त आप पहली बार पानी में उतरे थे तो डर कितना होता था? किस तरह से लगता था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? डर तो बहुत लगता था। मैं पता नहीं कितनी बार मेरे साथ हादसे हुए हैं। कई बार तो ये लगता था कि भी शायद नहीं बच पाऊँगा अब की बार, लेकिन फिर भी बच जाता था मैं। इसके बाद जैसे कि शुरुआत तो आपने ये की थी कि शायद बॉडी में थोड़ी बेटरमेंट आए, लेकिन इसको एज ए स्पोर्ट्स के तौर पे आप ले सकते हैं। ये आपको कहाँ से लगा और कब लगा कि हाँ, स्पोर्ट्स में भी कुछ किया जा सकता है स्विमिंग के थ्रू? हाँ, एक्चुअली 2000 में फर्स्ट नेशनल हुआ था ग्वालियर में। ग्वालियर में हमारे जो इंडिया टीम के जो कोच थे, जिन्होंने स्विमिंग की शुरुआत इंडिया में की थी, डॉक्टर वी.के. डबास, उन्होंने कुछ बच्चों को वाटर थेरेपी के ज़रिए ठीक करने की कोशिश उन्होंने की थी और बच्चों को स्विमिंग पूल में उतारा था उन्होंने। तो वो बच्चे भी जब अच्छा स्विमिंग करने लगे तो ये ख्याति उनकी आसपास के एरिया में फैलने लगी, तो और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए धीरे धीरे। और जो हमारे हरियाणा टीम के जो स्विमिंग कोच थे राम कुमार दलाल जी, जो मेरे गुरु रह चुके हैं, वो डबास सर को अच्छे से जानते थे। तो जब फर्स्ट नेशनल हुई थी तो उन्होंने मतलब उसमें बच्चों को, हरियाणा की टीम के खिलाड़ियों को लेकर गए थे वो। तो अच्छा प्रदर्शन रहा था हरियाणा का उसमें। तो धीरे धीरे हमें भी पता चला, तो फिर जब कोच साहब की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने देखा कि भाई ये स्विमिंग कर रहा है, तो उन्होंने फिर मुझे प्रैक्टिस शुरू करवाई। उसके बाद फिर हमारे जो कोच साहब हैं राम कुमार दलाल, उनकी जो बदली हो गई थी मधुबन में। मधुबन में उस टाइम इनेलो की सरकार थी और उन्होंने मधुबन को खेल जिला घोषित किया हुआ था। तो उस टाइम फिर हमने वहाँ पर प्रैक्टिस की मधुबन में। तो वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस हुई। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है पुलिस कॉम्प्लेक्स का, वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस हुई। और फिर अगले ही साल मैंने 2 मेडल जीते, 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। और अरे मतलब अरेंजमेंट कैसे होता था? रहने खाने का सब वो लोग प्रोवाइड करते थे या फिर आपको खर्चा अपना करना पड़ता था इस सब पे? आने जाने का खर्चा तो हमें खुद ही करना पड़ता था, और वहाँ पर रहने का और खाने पीने का इंतज़ाम मतलब जो ऑर्गेनाइज़र थे वही करते थे। और उसका भी आपसे खर्चा लिया जाता था? जिसे जो मधुबन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते थे। मधुबन में तो नहीं, खर्चा तो कुछ नहीं लिया जाता था। हमें तो बल्कि स्पेशल
परमिशन मिली हुई थी कि भी हम जब चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस टाइम जो हरियाणा के एडीजीपी थे, ये नाम, और कितने दूर है यहाँ से मधुबन? मधुबन यहाँ से 8-10 किलोमीटर होगा। डेली आना जाना होता है? डेली आना जाना, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम भी। कलंदरी गेट तक पैदल जाता था, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ता था, ऑटो से फिर मधुबन उतरता था, फिर वहाँ पे बाईपास पार करना। वहाँ पे मेरे कज़न हैं, मेरे चाचा जी रहते हैं हरियाणा पुलिस में, उनके लड़के वो साइकिल पर लेने आते थे मुझे, साइकिल पर बिठा के फिर वो मुझे स्विमिंग पूल पर तक छोड़ते थे। उसके बाद मेरी प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद फिर वो मुझे दोबारा फिर ऑटो में बिठाते थे। शाम के टाइम फिर यही शेड्यूल होता था, फिर वो साइकिल से लेने आते थे और ऑटो में फिर वापसी में बिठा देते थे। और किस तरीके से फिर आगे गेम डेवलप हो पाया, कहाँ कहाँ पर आप लोग खेलने गए? और एक और जो इसमें मैं अहम चीज़ है जानना चाहूँगा, खर्चा कितना होता था इन सब में जब कहीं पे खेलने जाते? खर्चा तो देखिए क्या होता है, मेन तो डाइट का खर्चा होता है। खिलाड़ी खिलाड़ी मेरे हिसाब से तो जितना अच्छा उसको डाइट मिलेगी, रेस्ट मिलेगा और प्रैक्टिस करेगा, तो डाइट पर काफ़ी खर्चा हो जाता है। और उसके साथ साथ इक्विपमेंट काफ़ी महंगे आते हैं जो प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं, तो खर्चा तो काफ़ी हो जाता है। मतलब एक खिलाड़ी को पालना तो एक हाथी के पालने के बराबर हो जाता है। सरकार से उस तरफ उस वक्त में किसी तरह का सहयोग मिलता था क्या? उस टाइम पे तो इंडिया में तो कोई जानता नहीं था पैरालंपिक गेम्स होती क्या है। उस टाइम तो धीरे धीरे जब हम मेडल लेके आए तो मीडिया वालों के सहयोग से और मतलब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भी ये गेम्स भी होती हैं, बहुत काफ़ी टाइम से हो रही हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो इंडिया में फिर वो धीरे धीरे फिर हम स्पोर्ट्स डायरेक्टर से मिलते थे, मेडल लेके आते थे, तो फिर उन्होंने हमारा कैश अवार्ड वगैरह शुरू किया था। शुरू में गोल्ड मेडल पे 7,000, सिल्वर मेडल पे 5,000 और ब्रॉन्ज मेडल पे 3,000 रुपया में कैश अवार्ड मिलता था। लेकिन ये कह सकते हैं मेडल पे ही मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं? नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी। सिर्फ ये था कि भी हमारी तो किस्मत अच्छी थी कि भी यहाँ पर करनाल में एक स्विमिंग पूल था कम से कम, और यहाँ भी प्रैक्टिस कर लेते थे। मधुबन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुलिस कॉम्प्लेक्स का पूल था, वहाँ पर हमें पुलिस विभाग की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला। उन्होंने मतलब परमिशन दी थी हमें कि भी हम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम ये समझ पा रहे हैं इससे कि अभी भी सिचुएशन वही है। आप 2003-4 के आसपास की बात कर रहे हैं और आज जो है 2021 आ चुका है और अभी भी वही सिचुएशन है कि मेडल ला रहे हैं तो पैसा मिल जाता है प्लेयर्स को और प्रैक्टिस के लिए किसी तरह का सहयोग नहीं होता है, अगर मैं सही हूँ तो? मेडल लेके आने के बाद भी कम से कम 2 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके कैश अवार्ड मिलता है। पहले तो पूरे साल की अचीवमेंट्स जो हमारी होती हैं, पहले तो फॉर्म निकालेंगे, फॉर्म निकालने के बाद वो फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद फिर इंतज़ार करते हैं, तो उसके बाद फिर कैश अवार्ड बाद में फिर आता है। वैसे चलो कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना शुरू हुआ है। अब तो स्थिति बहुत अच्छी है, वैसे कम से कम जनरल खिलाड़ियों के बराबर ही सब कुछ मिल रहा है, सरकार दे रही है। नहीं, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के दौरान तो कुछ नहीं मिलता है ना? प्रैक्टिस के दौरान तो आर्थिक सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। डाइट वगैरह, खेल के इक्विपमेंट है, लेटेस्ट ट्रेनिंग वगैरह, ये सब कुछ चाहिए होता है। उस टाइम खिलाड़ी खर्च नहीं कर पाता। जैसे जुआ होता है कि अगर मेडल ले आए तो सारा का सारा भर मिल जाएगा वापस, अदरवाइज पूरा जेब से खर्चा हो जाता है। जी, अगर मेडल आया तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं। अभी भी आप स्विमिंग करते हैं और खेलने जाते हैं? पिछले साल मैं पूरी तैयारी में था जाने की और मैं खेलने गया भी था, लेकिन बीमार होने की वजह से मैं खेल नहीं पाया। बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था मैं और बड़ी मुश्किल से जान बची है। और इतने टाइम से आप खेल रहे हैं तो क्या स्पोर्ट्स में ही, जैसे इतने सारे मैं मेडल्स आपके देख पा रहा हूँ, क्या इसमें ही जो घर का खर्चा है चल जाता है या फिर और कोई तरीके से कोई साइड बिजनेस है या क्या काम? एक खिलाड़ी साइड बिजनेस क्या करेगा? तो मेडल जीतने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और पूरा ध्यान उस पर लगा के रखना पड़ता है, तभी जाके मेडल आ जाता है, नहीं तो मेडल भी नहीं आएगा। तो इससे खर्च तो क्या निकलेगा। कैसे चल
चलता है खर्चा पानी? जैसे हम जान पा रहे हैं कि आपका बच्चे भी है छोटे, वाइफ है आपकी, पिताजी है घर में। बस मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से। अब पूरी स्थिति तो मैं क्या बताऊँ। जब एक विकलांग इंसान की शादी होती है और वो भी किसी विकलांग लड़की के साथ, तो घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए और इस बात को मतलब कम से कम जो, अगर मैं कुंवारा होता, अगर मेरी शादी ना हुई होती तो शायद मुझे इतनी दिक्कत परेशानी ना होती, लेकिन अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इतने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, कुछ अगर सरकार सहयोग कर सके तो अच्छा है। और पढ़ाई कितना किया है आपने? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, फिर उसके बाद जेबीटी की हुई है, सी टेट एच टेट सब क्लियर किया हुआ है। बहुत पहले बहुत एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं, लेकिन पता नहीं तो किस्मत ही ऐसी है कि हाथ में आई हुई नौकरी ही चली जाती है। और जैसे आप हैं, आपकी तरह ही और भी बहुत सारे प्लेयर होंगे, मतलब जिन्हें आप देखते हैं अड़ोस पड़ोस में या स्टेडियम में आते हुए देखते हैं। उनकी सिचुएशन कैसी होती है? एक तो वो होते हैं कि अगर बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत अमीर फैमिली से हैं, तो इतनी खास दिक्कत नहीं होगी सर्वाइव करने में। लेकिन जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो किस तरह की और दिक्कतें झेलते हैं? क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं जैसे इतने टाइम तक आप कर पाए हैं? क्या वो लोग भी कंटिन्यू कर पाते हैं या फिर छोड़ करके बाकी काम धंधे में लग जाना पड़ता है? शुरू में खिलाड़ी जब आते हैं ना, तो कुछ गेम ऐसी होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं। जैसे मैं इसके स्विमिंग के साथ साथ तलवारबाजी भी करता हूँ। तलवारबाजी के इक्विपमेंट बहुत महंगे हैं, कई कई हज़ार के। तो एक ब्लेड ही आता है जो, और वो खेलते टाइम कभी भी टूट सकता है। तो जब नए खिलाड़ी, मैंने देखा है अपनी आंखों से, जब नए खिलाड़ी वहाँ पर आते हैं तो बहुत उम्मीद लेकर आते हैं कि भी मैं बहुत मेहनत करूँगा और देश के लिए मेडल लेके आऊँगा। लेकिन जब उसको पता चलता है कि भी इतने महंगे इक्विपमेंट हैं, तो वहीं से ही वो वापस हो जाता है, वो खेलने नहीं आते फिर। काम धंधे में लगना ही बेहतर समझते हैं, उसी तरीके से ज़िंदगी जाए। हाँ जी। मैंने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के आधार पे मैंने अप्लाई किया था 2019 में, मार्च 2019 में, लेकिन वो भर्तियां अभी हुई नहीं हैं। कभी एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है और वो भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, तो उस वजह से वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन एक चीज़ है जिसमें मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जैसे खेल नीति की आपने बताया कि हरियाणा की अच्छी है या मध्य प्रदेश की अच्छी है, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर कमज़ोर है अभी भी। क्योंकि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जितने भी प्लेयर है, जो भी इंटरेस्ट रखता है स्पोर्ट्स में, वो ज़रूरी नहीं कि आने वाले वक्त में वो उसमें कंटिन्यू करे या मेडल लाए ना लाए, लेकिन सबको एक बराबरी का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसमें उनकी डाइट का ख्याल रखा जाए, इक्विपमेंट्स का ख्याल रखा जाए, कोच प्रोवाइड किए जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर इक्विपमेंट और डाइट अगर खिलाड़ी को मिल जाए तो खिलाड़ी, हमारे हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ओलंपिक लेवल पे बहुत मेडल जीत सकते हैं। बहुत मेहनती हैं खिलाड़ी हमारे, बहुत मेहनती हैं। आर्थिक स्थिति की वजह से कईयों को छोड़ना पड़ जा रहा है। कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से, कुछ नॉलेज की वजह से, कुछ डाइट का लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भी क्या डाइट लें और क्या ना लें। हमारे इंडिया में बस देखा देखी, वो कोई खिलाड़ी कोई प्रोटीन यूज़ कर रहा है, उसको देखा देखी उसने भी वही खरीद लिया। अब वो उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए डाइट के बारे में। और इक्विपमेंट तो बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट खरीदने में बहुत पैसा खर्च होता है। अगर सरकार इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करा दे सब खिलाड़ियों को तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरी बात हो चुकी है पूरी। फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भी मेडल आने के बाद जो आप कैश अवार्ड देते हो, अगर वो थोड़ा सा पहले मिल जाए, या जो बच्चे स्टेट लेवल के हैं, स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रहे हैं, उनको मौका मिले, उनको भी कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नेशनल लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पर पैरालंपिक्स वालों को भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को ही नहीं, नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को भी नौकरी मिलनी चाहिए ज़रूर।
इस चीज़ को लेकर के आपने कभी किसी जैसे हमारे जो मंत्री वगैरह है सब बहुत ये कहते हैं कि हम लोग हर किसी का ख्याल रखते हैं, अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं। जब आप इतने सारे मेडल लेकर के आते हैं, जाहिर सी बात है कि आप देश का और अपने स्टेट का नाम रोशन करते हैं। उसमें फिर उन्हें मंत्री, मुख्यमंत्री या एमएलए उनका भी जिक्र होता है कि उस जगह से आते हैं, तो उनकी तारीफ वहाँ पे साथ में होती है। उन्होंने किसी तरीके से मिलने की कोशिश की या आपने मिलने की कोशिश की कि रोज़गार के लिए सहयोग मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल मिलने की कोशिश की। जब मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता था 2006 में, सिल्वर मेडल जीता था मैंने ब्रिटिश ओपन चैम्पियनशिप में, जिसमें 56 देशों ने हिस्सा लिया था। तो 2006 में 19 जुलाई 2006 को हमारे यहाँ जाट धर्मशाला करनाल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम मुख्यमंत्री थे, वो आए थे। तो हमारे जो कोच साहब हैं राम कुमार दलाल जी, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया भी था और उन्होंने वादा किया था नौकरी देने के लिए। और उन्होंने ये कहा था हमारे कोच साहब को कि भी इस बच्चे को तो आप तंग मत करना, आप इनकी फ़ाइल लेके मेरे पास चंडीगढ़ आना, तो मैं इनको सरकारी नौकरी दूंगा। उसके बाद वो दिन कभी नहीं आया जिस दिन मुझे सरकारी नौकरी मिली हो। तो क्या रहा था, अगर कभी चंडीगढ़ वो लोग गए हों और मिलने दिया है, नहीं मिलने दिया है, या किस तरीके से टाइम पास किया गया? हाँ, उसमें मिले भी। तो फिर वो कहने लगे कि आप एग्ज़ाम क्लियर करके आओ, जब इंटरव्यू होगा तो आप मिलना। फिर एग्ज़ाम भी क्लियर किए, लेकिन उसके बाद कई बार मिले भी उनसे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया ही सुनने को मिलता था। नहीं, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद मिलने की क्या ज़रूरत है? फिर तो सीधा जॉब ही मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। उस टाइम इंटरव्यू तो होते थे। और अभी मौजूदा किसी मंत्री से, जैसे अभी भाजपा और जेजेपी की सरकार है, इनमें से आपने किसी से मिलने की कोशिश की कि किसी से बात की हो इस बारे में? हाँ, इस बारे में मैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से मिला था। ये मैं मिला था जब भी मिले हों क्या बात हुई थी? 26 जनवरी को मैं उनसे मिला था। इसी 26 जनवरी में? 26 जनवरी को 2020 में, अच्छा, 1 साल पहले। 1 साल पहले। उनको मैंने अपनी फ़ाइल भी दी थी और उन्होंने कहा था कि भी मैं आपको नौकरी दूंगा। तो उसके बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद फिर दोबारा जब हम उनसे मिले थे, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पर हम दोबारा भी मिले थे उनसे। तो उन्होंने कहा था कि भी अभी सभी विभागों में काम बंद है कोरोना की वजह से, और मुझे ध्यान है आपकी फ़ाइल मेरे पास है, और जब भी सरकारी विभागों का काम शुरू होगा तो मैं नौकरी दूंगा आपको। और आखिरी बार कब मिले थे? यहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप में या कहीं और भी इसके बाद भी? मैं उनसे 3 बार मिल चुका हूँ। एक बार तो मिला था मैं 26 जनवरी को ही 2020 में होगा। उसके बाद जाट धर्मशाला में जो मैं नेशनल में मेडल जीत के लाया था, उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया था। चौधरी छोटू राम जयंती मनाई जाती है हर साल जाट धर्मशाला में, तो वो वहाँ पर आए हुए थे, तब भी उनसे मिले थे। और ये कब की बात है? 2020 की। अभी जो है अपना 21 का सितंबर चल रहा है, 9 महीना उस बात को हो गया होगा। हाँ, और किसी तरह की प्रोसेस उसके नहीं, पॉजिटिव प्रोसेस नहीं थी। ये अभी तो नहीं हुई। वादा खिलाफी में माहिर हो गया था। चलिए, बहुत बहुत बात करके अच्छा लगा मुझे।